Okay, I'm going through the question again. If z is a complex number, then the number of common roots of the equation this and this is equal to, मतलब दो इक्वेशन गिवन है, इसके कॉमन रूट्स कितने होंगे ये बताना है हमें. कोई भी दो इक्वेशन हो, फॉरगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कोई भी दो इक्वेशन हो, उसके नंबर ऑफ कॉमन रूट्स कैसे बताते हो? कैसे? दोनों के रूट्स निकालो, देखो क्या कॉमन है. दैट्स राइट. या तो और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं. अगर आप ज्योमेट्रिकली करना चाहते हो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसमें इतने हाई पावर से हम ज्योमेट्रिकली कर नहीं पाएंगे. इसमें से छोटा इक्वेशन नीचे वाला, इसके रूट्स निकाल सकते हैं और निकाल के ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो रूट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे कि नहीं. अगर सेटिस्फाई करे तो कॉमन रूट है, नहीं करे तो कॉमन रूट नहीं है. लॉजिक समझ आया? अब बस एग्जीक्यूशन में जो दिक्कत आनी वो आनी. लॉजिकली तो समझ आ गया. इसके रूट्स निकाल सकते हैं. जब भी ऐसे क्यूब रूट या टू द पावर 4 रूट तक आपको दिख जाए कुछ, तो पहला क्या आपका अप्रोच रहेगा सॉल्व करने के लिए? हाँ, एनीवन? फर्स्ट अप्रोच हिट एंड ट्रायल, कुछ डाल के देख लो कुछ सॉल्व हो रहा है कि नहीं, विल गेट अ फैक्टर. ठीक है, देखिए इसमें 1 डालने से ना पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 1 इज नॉट अ रूट. -1 डालने से -1 होगा, +2 -2 +1 0 हो जा रहा है. समझ आ रहा है? तो -1 इज डेफिनेटली रूट. अगर -1 रूट है मतलब इसका फैक्टर क्या होगा? z + 1 x में z. ठीक है, और अगर z + 1 है तो दूसरा फैक्टर कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके. जो आपका पॉलिनोमियल डिवीजन रहता है, जो भी आपको याद है, तो डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आएगा x² + x + 1. ठीक है, अब इसमें ये ध्यान दीजिए कि बेसिकली ना आप 2z² और 2z को ना अलग अलग करके भी कॉमन रूट्स निकाल के ये आ सकता था, बट वो ऑब्जर्व करना बहुत डिफिकल्ट है. जो डिफॉल्ट मेथड होना चाहिए, आप देखिए कि हिट एंड ट्रायल से कोई सोल्यूशन निकाल पा रही है कि नहीं निकाल पा रहे तो फिर दूसरा ऑल्टरनेट्स हो जाएगी. z सॉरी, या जो गलती तुमने की पहले मैंने कर दी. z² + z + 1. ठीक है. अच्छा, एक और चीज, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी याद है, और रादर nth रूट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करते थे? z³ - 1 = 0. हाँ या ना? इसको क्या सॉल्व करते थे? z - 1 z² + z + 1 = 0. और इससे हमें 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मिलता था. इससे 1 मिलता था, इससे क्या मिलता था? ओमेगा और ओमेगा². याद है आप लोगों को? अभी हमने किया, अभी लास्ट क्लास में किया था, और कॉम्प्लेक्स नंबर में तो किया ही हुआ है. ठीक है, सो ये और ये दोनों सेम है, राइट? मतलब इसकी वजह से क्या रूट्स आएंगे? ओमेगा और ओमेगा². ठीक है, और इसकी वजह से क्या रूट आएगा? -1. ठीक है, सो सेकेंड इक्वेशन के हमें 3 रूट्स मिल गए, 1 2 3. अब बस इनको यहाँ पे डाल के देख लो क्या क्या सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, अगर आप -1 डालते हैं तो ये -1 + 1 + 1 0 हो रहा है? नहीं. ओमेगा डालिए. ओमेगा, अच्छा, ओमेगा की एक और प्रॉपर्टी होती है, ओमेगा³ = 1. ये प्रॉपर्टी याद है आप सबको? ठीक है, तो ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 1985 ओमेगा टू द पावर 100 + 1. अब क्योंकि मुझे पता है क्यूब रूट 1 है, तो इसके नियरेस्ट नंबर में किस पे जा सकता हूँ? 3 के मल्टीपल. ये देखिए, ये 3 का मल्टीपल है, ये दोनों मिलके 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 में जा सकता हूँ 1983. इसका जो नियरेस्ट नंबर 3 का मल्टीपल होगा वो होगा 1983. समझ आया? तो बचेगा क्या इसमें फिर? ओमेगा² बचेगा. 1983 तक तो सब 1 ही हो जाएगा, बचेगा ओमेगा². ओके, इसका नियरेस्ट 3 का मल्टीपल 99, बचेगा ओमेगा +1. राइट? अच्छा, 1 + ओमेगा + ओमेगा² क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. देखो हवा में दे दो कुछ, 0. ठीक है, 2-3 तो प्रॉपर्टीज पड़ी थी, एक ये है और एक वो है. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 0. सो दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन. गॉट इट? अब क्या चेक करेंगे? ओमेगा². ओमेगा² अगर यहाँ पे डालता हूँ तो पावर में क्या आ जाएगा फिर? 1985 का ट्वाइस, 2 × 1985 प्लस ओमेगा 2 × 100.
प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, इक्वल टू 0 पता नहीं, अभी तो हम LHS सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मुझे पता है 1983 तक ये पूरा मल्टीपल हो रहा है, तो ट्वाइस मतलब इसमें ओमेगा स्क्वायर बचेगा, तो इसमें ओमेगा टू द पावर 4 बच जाएगा। याद है, समझ आया क्या क्या? इसमें क्या बचेगा, इसमें ओमेगा बचा दो तो इसमें ओमेगा स्क्वायर बचेगा और ये 1 हो जाएगा। ओमेगा टू द पावर 4 को मैं सिर्फ ओमेगा लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा बच जाएगा। ये क्या बन जाएगा, फिर से 0 बन जाएगा, और क्योंकि फिर से 0 बन जाएगा, दिस इज ऑल्सो रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ कॉमन रूट्स। तो कितने कॉमन रूट्स हुए, 2। देखो 3 से ज्यादा तो रूट होंगे नहीं, तो तुम्हें क्वेश्चन देख के पता चल जाना चाहिए, क्योंकि इसका अगर पावर 3 है तो इसके 3 ही रूट्स आएंगे, तो कॉमन रूट्स मैक्स 3 ही आ सकते हैं। उसमें से -1 हमने हटा दिया और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हमारी रूट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। फॉर ऑल z बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर द कर्व C1 such that mod of z is equal to 4, mod of z is equal to 4, यही है, यप। सो mod of z equal to 4 क्या होता है, कौन सा कर्व होता है ये? वीकेंड ब्रेन वॉश हो गया ना, कुछ याद नहीं आ रहा। ये हमने इतनी बार किया ना कि किसी भी सर्कल का सेंटर 0 0 और रेडियस 4, क्योंकि मॉड में ना ऑलरेडी रूट रहता है, स्क्वायर करेंगे तो 4 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली मुझे ये पता चल गया कि एक सर्कल विद सेंटर 0 0 है और इसका रेडियस 4 है। दिस इज द इंफॉर्मेशन आई गॉट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन विच इज गिवन। C1 एंड लेट द लोकस ऑफ द पॉइंट। अच्छा, एक पॉइंट दिया है इन्होंने z प्लस 1/z, ये एक फंक्शन या पॉइंट जो भी दिया है, इसका जो लोकस है दैट इज कर्व C2। समझ आया, मतलब ये पॉइंट जहां जहां सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट्स ऐड करेंगे तो कर्व C2 मिलेगा। ओके, देन कर्व C1 C2 लाई, कर्व C1 लाइज इनसाइड C2, कर्व C1 C2 इंटरसेक्ट एट 4 पॉइंट्स, ब्ला ब्ला, जो भी ऑप्शंस है। अब मुझे पता चल गया कि ये गिवन है जो मैंने ड्रॉ किया, ये पॉइंट और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गन प्लेन में कहाँ होगा, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है, और उसको आइडेंटिफाई करके हमें फाइंड आउट करना है कि उसके लोकस क्या बनेगा, वो पॉइंट्स कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, हमने ये चैप्टर पढ़ते हुए भी रियलाइज किया कि मोस्टली हमें इनको थीटा फॉर्म में मूव चेंज करना ही पड़ता है। थीटा फॉर्म में चेंज करने से क्या होता है ना कि हमें एक डायग्राम बनाने में आसानी होती है, ठीक है। हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है मॉड ऑफ z इक्वल टू 4, इससे क्या मैं इसको यूलर फॉर्म में लिख सकता हूँ। यूलर फॉर्म क्या होता है, e इक्वल टू z इक्वल टू r e टू द पावर आयोटा थीटा, राइट, दिस इज द यूलर फॉर्म। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल टू r की जगह क्या लिख सकता हूँ, 4, r इज द मैग्नीट्यूड, राइट, r इज द मैग्नीट्यूड जो 4 गिवन है, e रेज टू द पावर आयोटा थीटा, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स लोकस फाइंड आउट करने के लिए हमें h और k पॉइंट की जरूरत होती है, राइट, बट यहाँ पे h एंड k हम विजुअलाइज कैसे करें वही बहुत डिफिकल्ट है। क्यों, हम इसको एच एन के जनरली हम z को x प्लस आयोटा y लेते हैं ना, तो हम h प्लस आयोटा k भी लिख सकते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये भी कर सकते हैं, राइट। द प्रॉब्लम इसकी यहाँ ये ऊपर न्यूमरेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप सॉल्व करने जाएंगे, ऊपर एक क्वाड्रेटिक हो जाएगा, नीचे एक लीनियर हो जाएगा, ठीक है। उससे आसान रहता है कि आप यूलर फॉर्म में सॉल्व कीजिए, अब जो फाइनल आपका आ जाएगा सिंप्लीफाइड इक्वेशन, उसमें फिर एच एन के डाल दीजिए। इट्स मच ईजियर टू सॉल्व विद दिस यूलर फॉर्म, हमने हमेशा रियलाइज किया। यूलर फॉर्म में सॉल्व कीजिए, फाइनल स्टेप में हम जनरली क्या करते हैं, या तो पोलर फॉर्म में चले जाते हैं cos थीटा sin थीटा, या आप एच एन के में आ जाइए जैसा क्वेश्चन डिमांड करता है, ठीक है। सो अगर यूलर फॉर्म में लिखूँ z को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4e टू द पावर आयोटा थीटा लिख सकता हूँ, ये तो गिवन है, प्लस 1/4e टू द पावर आयोटा थीटा, ये लिख सकता हूँ, राइट। अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा और 4e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 1/4e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि इस डिग्री को इस पावर को ऊपर लेके गया था। समझ आया? अब नेक्स्ट स्टेप होता है, जब हम सब ऊपर लेके आ गए, यूलर का काम वहीं तक होता है,
कि डिनोमिनेटर से हटा के सब न्यूमरेटर में ले जाओ। वंस वी आर डन विद दैट, उसके बाद इसको पोलर फॉर्म में अब चेंज करेंगे। पोलर फॉर्म में क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्व करने में अगेन आसानी होती है, हमें साइन थीटा कॉस थीटा मिल जाता है, कई जगह वो मिल के सॉल्व हो जाता है आराम से, ठीक है। सो इसको अगर मैं चेंज करूँ, दिस विल बिकम 4 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 1/4 cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा। ये समझ आया क्या किया मैंने? इसको माइनस के साथ सॉल्व किया, इसको प्लस के साथ सॉल्व किया। ओके, अब अगला स्टेप होगा, ये वो वाला फंक्शन है जिसके मैं लोकस निकालने का ट्राई कर रहा हूं, तो जितना हो सके सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 4 cos थीटा प्लस 4 आयोटा साइन थीटा। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा 1/4 cos थीटा, cos साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब ऐड कर लेते हैं जो इसका रियल पार्ट है, 4 प्लस 1/4 ये कितना होगा? 16 17 17/4 cos थीटा, 4 माइनस 1/4 16 15 प्लस 15/4 आयोटा साइन थीटा, ठीक है। सो बेसिकली ये मेरा फंक्शन लिखूं या क्या लिखूं, जो भी है, ये ऐसा बन गया अभी तक, ठीक है, बट इट इज स्टिल नॉट हेल्पिंग। अच्छा, मुझे ये पता है ये मेरा पोलर फॉर्म में है, तो पोलर फॉर्म का जो ये वाला रियल पार्ट होता है ये x होता है, और जो ये वाला पार्ट होता है इमेजिनरी y होता है, राइट। तो यहाँ पे अब मैं h एंड k इंट्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि अब पोलर फॉर्म का भी जो यूजेज था इसको सिंप्लीफाई करने का वो हो गया यहाँ पे खत्म, इसका और यूसेज है नहीं, ठीक है। और क्योंकि मुझे लोकस निकालने में x एंड y एज्यूम नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ h एंड k एज्यूम करता हूँ, उसको बाद में x y में चेंज करता हूँ, राइट। सो इसको मैं h एंड k अज्यूम क्या करूँगा? रिप्लेस करूँगा। बेसिकली h क्या ले रहा हूँ मैं? 17/4 cos थीटा, और k ले रहा हूँ 15/4 साइन थीटा। यही मेरा h एंड k है, इसमें डाउट है किसी को? अब मेरा इंटेंशन होगा ये जो मेरा थीटा, ये थीटा जो है ना, इसको एलिमिनेट करना, बिकॉज दिस इज द अननोन वेरिएबल विच इज स्टिल प्रेजेंट। उसके साथ में लोकस नहीं लिख सकता, वो तो एक थीटा मैंने खुद से अज्यूम किया था कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करने के लिए, यूलर्स फॉर्म में आर्ग्यूमेंट को मैंने अज्यूम किया था, ठीक है। इससे थीटा हटा सकता है क्या? एनी आइडिया? हाँ, आपको साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है, साइन थीटा दिख रहा है, हटा सकते हैं। देखिए cos थीटा को इधर ही रहने दीजिए, h/17/4 कर सकता हूँ यहाँ से हटा के, साइन थीटा को इधर ही रहने दीजिए, ये 15/4 कर सकता हूँ यहाँ से हटा के, LHS में ले आके ये किया। मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, वो अप्लाई कर सकता हूँ। तो LHS क्या बन जाएगा? h²/17/4 होल स्क्वायर प्लस k²/15/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। HK को XY से रिप्लेस कर दूंगा to get the exact locus, x²/17/4 होल स्क्वायर प्लस y²/15/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आगे मेरा लोकस का इक्वेशन। अब इस लोकस की इक्वेशन को रीड करना आना चाहिए, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं, आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में, लेकिन आपको इतना बेसिक मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई इक्वेशन x² प्लस y² इक्वल टू 1 फॉर्म में आ जाए, ये किसका इक्वेशन होता है? जैसे कि x² प्लस y² इक्वल टू r² दिख जाए आपको कहीं पे, आप रियलाइज करते हुए सर्कल का है, उसमें तो आपको फिर कंफ्यूजन नहीं आता। इसका भी आपको पता होना चाहिए किसका होता है, ये बताइए किसका होता है? x/a प्लस y/b। लाइन कभी भी क्वाड्रेटिक में नहीं जाता, हमेशा लीनियर होता है। ये हमने पढ़ा है एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री में, एक या दो क्वेश्चन में था, और ये बार बार रिपीट होगा ये वाला फॉर्म। बाय द वे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री में ये फॉर्म आता रहता है। ये होता है एलिप्स, ठीक है। इसको याद रखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स होता है। और अगर प्लस की जगह माइनस बन जाए तो क्या होता है? हाइपरबोला, ठीक है। बट यहाँ पे ऑब्वियसली प्लस है, मैंने माइनस प्लस आपको याद दिलाने के लिए कराया। यहाँ पे ये है तो एलिप्स है।
अब एलिप्स का इतना बेसिक याद रखिए कि x के नीचे जो वैल्यू होता है उसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है, क्योंकि एलिप्स कैसा दिखता है, ऐसे अंडे जैसा, तो इसका एक मेजर एक्सिस होगा और एक माइनर एक्सिस होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है वो यहाँ x के नीचे बैठा है, जो माइनर एक्सिस है वो y के नीचे बैठा है, ठीक है। और क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स इक्वेशन है, इसका जो सेंटर होता है वो 0 0 है, मतलब मेरा जो सर्कल है और इसका जो सेंटर है सेम है, ठीक है। अच्छा, ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है 0 0 से गुजर रहा है, ये वाला लेंथ कितना है 4, सर्कल का रेडियस। एलिप्स का मेजर एक्सिस कितना है 17/4, 17/4 कितना होगा 4.25, ठीक है। तो जो मेजर एक्सिस है वो देखिए सेंटर से 4.25 इतना, मतलब रेडियस के बाहर चले जा रहे हैं, यहाँ पे आएगा 4.25 और नेगेटिव साइड में भी 4.25 इतना एलिप्स का मेजर एक्सिस है, ठीक है। और एलिप्स का माइनर एक्सिस कितना है 8.75, 3.75, ठीक है। तो 3.75 माइनर एक्सिस ऊपर जाएगा, 4 के नीचे रहेगा वो, क्योंकि 3.75 छोटा है, यहीं पे कहीं पे आएगा और यहाँ पे कहीं पे आएगा, राइट। तो इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर मैं एलिप्स बनाता हूँ तो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, समझ आया। अच्छा, लेट्स गो बैक टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था C1 C2 के इनसाइड में है या C1 C2 इंटरसेक्ट करते हैं या फिर C2 बाहर है। अगर C1 C2 इंटरसेक्ट करते हैं तो कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करते हैं, तो कैन यू टेल मी कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं 4, 1 2 3 4, ठीक है। प्लीज ये क्वेश्चन समझिए, यू नेवर नो ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ कौन से क्वेश्चन में काम आते हैं, ठीक है ना। एज आई सेड मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्विट कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप, क्योंकि देखिए बाय द टाइम यू आर फाइनली प्रिपेयर्ड फॉर मेंस ना, आप एलिप्स वगैरह पढ़ चुके होंगे, तो ये जो आइडेंटिफाई मैंने आपको करवाया ना, आप आराम से कर लेंगे तब तक। बाय द टाइम यू रीच द एंड ऑफ द कोर्स, आपको आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से ड्रॉ भी कर लोगे। अभी आपको लग रहा है यार ये एंड में क्या करा, ये तो अभी किया ही नहीं, बट बाय द एंड ऑफ द कोर्स आपको ऐसा नहीं लगेगा। वो ऑलरेडी एलिप्स जैसे सर्कल्स के लिए लगता है कि अभी इतना कर चुके हैं आप कि आप जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से भी आप सेंटर और रेडियस बता पाते हैं, राइट। वैसे ही एलिप्स का हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, जस्ट आपको एलिप्स का पता नहीं था इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा एंड में, ठीक है, और रादर न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको प्लीज याद रखिएगा कैसे करना है। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इफ द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल z-2/z-3 mod, not mod, magnitude equal to 2 are respectively alpha, beta and gamma, then 3 alpha plus beta plus gamma is equal to what? ये क्वेश्चन किया हुआ है हमने क्लास में, कुछ याद आ रहा है, देखिए क्लास में किया है तो करके दिखाओ। किसी को अगर अप्रोच में डाउट आता है तो बताइए मुझे, इनिशियल अप्रोच कैसे करना चाहिए, इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, आपको सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल कहीं पे भी, z को आप सीधा x प्लस आयोटा y पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा, उससे वो सेंटर पे निकल आएगा, रेडियस में निकल आएगा।
क्वेश्चन अप्रोच हो पा रहा है? किसी को डाउट है कैसे आगे बढ़ना है? हो गया? ओके। आप लोगों को याद है ना हमने क्लास में किया हुआ ये? हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा देख। आंसर आया इसका किसी का? व्हाट इज आंसर? 8। 8 तो ऑप्शन में नहीं है। अच्छा ए, ओके। हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है, जल्दी कीजिए फिर अगले क्वेश्चन में जाएंगे। हो गया? किसी को डाउट है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 69। Let C be a circle in the complex plane where center with center Z0 half 1 plus 3 iota. सेंटर है ZO या Z0 हाफ 1 plus 3 आयोटा, यही है। एंड रेडियस इक्वल टू 1 और रेडियस 1 है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ हाफ प्लस 3/2 आयोटा। तो इसका सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर्किल का सेंटर कोऑर्डिनेट क्या है? अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सर्किल का सेंटर है ये, वो ये नहीं कह रही कि ये सर्किल का इक्वेशन है, क्योंकि सर्किल की इक्वेशन के लिए मॉड चाहिए होता है, विदाउट मॉड सर्किल का इक्वेशन होगा नहीं। वो कह रही है सेंटर है, बताओ अब तो कोऑर्डिनेट बता दूं। हाफ 3/2, व्हाई सो मच हेजिटेशन? हाफ 3/2, इज दैट फाइन? और रेडियस ओके। Let Z1 equal to 1 plus iota
एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 बी आउटसाइड द सर्कल C। C कौन सा सर्कल? अच्छा पहला वाला। ये जो सर्कल है Z2 जो है इसके बाहर ऐसा इन्होंने लिखा है, और Z1 जो है 1 प्लस आयोटा। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा Z1 का? 1 1, ठीक है। अच्छा देखिए इसका सेंटर 1/2 एंड 3/2 है, तो 1 1 जो है इसके अंदर लाई करेगा या बाहर लाई करेगा? कौन सा वाला? Z1 यानी 1 1, ये अंदर होगा या बाहर होगा? या तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। एक और तरीका होता है कि सर्कल का इक्वेशन लिख लीजिए। सर्कल का इक्वेशन है 1 1 पुट कीजिए। अगर ये लेस देन ये आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है, यहाँ का वैल्यू LHS इज लेस देन RHS आ रहा है, तो क्या होता है अंदर, और ग्रेटर आता है तो बाहर। ठीक है, दोनों में से कीजिए, नहीं अंदर अंदर। ठीक है, जो 1 1 आएगा यहाँ पे कहीं पर आएगा। ठीक है, जो 0 है, सॉरी Z2 है, Z2 जो है वो बाहर है, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसी लाइन को एक्सटेंड करूं तो Z2 इसमें आएगा। क्यों इसमें आएगा Z2 सेम लाइन में, अगर ये Z1 है? क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है be outside C such that mod of Z1 minus Z0 into mod of Z2 minus Z0 equal to 1 if Z0 Z1 Z2 are collinear। तो इसमें ये क्या था, Z0 था सेंटर, Z1 एंड Z2 आर कोलिनियर, ये गिवन इन क्वेश्चन। और उसके साथ एक कंडीशन गिवन है जो मैं भी लिखता हूँ बहुत बड़ा से, देन द स्मॉलर वैल्यू ऑफ मॉड Z2 होल स्क्वायर इक्वल टू। क्या घटिया लगता है ना क्वेश्चन ऐसे पढ़ने में, क्या तो दिया है समझ नहीं आ रहा, क्या निकालना है समझ नहीं आ रहा। ऐसी फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा ऐसे ही होगा। ठीक है, एक एक करके आप उसको लिखना शुरू कीजिए कि दिया क्या है, एक डायग्राम बना सकते तो बनाइए, या फिर जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखिए। धीरे धीरे वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, एंड उसके बाद आप देखना कि इतना डिफिकल्ट है नहीं क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अभी कंडीशन क्या गिवन है इसमें, Z1 माइनस Z0 इंटू Z2 माइनस Z0 इक्वल टू 1, ये गिवन है। ठीक है, और ये भी गिवन है कि तीनों कोलिनियर है, हमें Z2 मॉड स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ठीक है, विल कीप दिस इन माइंड। अभी ध्यान दीजिए, मेरे पास Z1 Z0 दोनों है, राइट? तो क्या मैं Z1 माइनस Z0 लिख सकता हूँ? ये क्या था, 1 प्लस आयोटा माइनस हाफ माइनस 3/2 आयोटा। ये Z0 की वैल्यू मैंने यहां से लिखी, क्वेश्चन में गिवन है। Z1 की वैल्यू मैंने यहां से लिखी, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब Z2 तो गिवन नहीं है, इसमें इसको कुछ कर नहीं रहा अभी, इक्वल टू 1। ये हो जाएगा हाफ 1 माइनस हाफ आयोटा, Z2 माइनस Z0 इक्वल टू 1। इसका मॉड्यूलस वैल्यू कितना होगा? वन बाय रूट 2। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन मिल गया मुझे। अब मुझे निकालना क्या है? अच्छा, Z2 के कोऑर्डिनेट्स निकालने, राइट? Z2 के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, तभी मैं Z2 की वैल्यू निकाल पाऊंगा, Z2 मॉड की। ठीक है, एक और चीज देखिए, ये कोलिनियर है, तो क्या इस लाइन का मैं वो स्लोप निकाल सकता हूँ? कोलिनियर है, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है, तो स्लोप क्या होगा? 3/2 माइनस 1 अपॉन 1/2 माइनस 1, दैट मीन्स 1 अपॉन नहीं हाफ अपॉन माइनस हाफ, यानी -1। ठीक है, ओके। अगर ये मेरा स्लोप है, अच्छा अभी मुझे इवेंचुअली क्या करना है ना, मुझे ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, और ये निकालना है। ठीक है, इफ यू गाइस रिमेंबर, अगर मुझे एक पॉइंट पता है और इनफैक्ट मुझे Z2 माइनस Z0 इज √2 ये भी पता है, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी √2 है, ये भी पता है मुझे, राइट? ये आप लोग समझ रहे हो ना, ये वहां तक का डिस्टेंस √2 कैसे है, यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस √2 है। ठीक है, तो
अगर मैं इसका ना एंगल निकाल पाता हूँ इसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो मैं z2 कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल पाऊंगा। ठीक है, मुझे पता लगे इस लाइन का स्लोप -1 है, दैट मीन दिस इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा कितना आ गया? -1 यानी सेकंड कोऑर्डिनेट 135 डिग्री। ठीक है, सो ये जो एंगल होगा ये 135 डिग्री होगा। समझ आ रहा है क्या कहने की कोशिश करूँ? ठीक है, ज़्यादा घुसने का मन नहीं कर रहा समझने में, बट ऊपर ऊपर से तो समझ आ रहा है ना कि फ्लो क्या है क्वेश्चन का। ओके, अब देखिए कि अगर मेरे पास ये पॉइंट हाफ है, मुझे पता है कि ये जो एंगल है वो 135 पे है और ये जो डिस्टेंस √2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं? ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ इफ यू डोंट रिमेंबर। ये मैंने निकाला था z2 - z0 = √2। ठीक है, तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं अल्फा बीटा अज्यूम करता हूँ, सो अल्फा पता है क्या होगा? हाफ प्लस √2 टाइम्स cos 135। कैसे? बेसिकली हम क्या करते हैं ना, ये वाला ट्राइंगल पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये √2 है तो ये √2 cos 135 होगा, नहीं सॉरी, ये √2 साइन होगा, ये √2 cos होगा। क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है ना, तो ये √2 cos होगा। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, और सिमिलरली बीटा होगा 3/2 प्लस √2 sin 135। इससे मुझे z2 के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। z2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? व्हाट इज cos 135? -1/√2, दैट्स ट्रू। सो ये होगा हाफ -1 -हाफ। 3/2 व्हाट इज sin 135? 1/√2। 3/2 प्लस 1 5/2। तो मुझे देखिए अल्फा बीटा वैल्यू मिल गई, यानी z2 के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अगर z2 के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो मॉड ऑफ z2 क्या होगा फिर? इनफैक्ट मुझे मॉड ऑफ z2 स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यानी √(x² + y² का होल स्क्वायर। x² इज 25/4 प्लस 1/4, 26/4, 135, क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में अगर तुम क्या था उसको सप्लीमेंट्री वो लगाओगे तो cos 180 से 135 माइनस करोगे 45 होता है। हाँ वही तो है, -1/√2 ही है, और √2 कैंसिल होकर -1 होगा। ठीक है, तो मॉड z2 26/4 आ गई है, समझ आया सबको? ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि हमने ना मॉड के साथ सिर्फ प्लस अज्यूम किया, मॉड के साथ नेगेटिव भी आ सकता है। जब भी हम मॉड हटाएंगे तो अंदर का जो वैल्यू है प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, राइट? मॉड लगा दिया इसलिए √2 आंसर आ गया पॉजिटिव। ठीक है, तो मुझे एक केस कंसीडर करना है जहां पे ये हाफ, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना z2, ये इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी आ सकता है। मैंने तो बस अज्यूम किया कि नीचे, ऊपर की तरफ भी आ सकता है। ऑल द पैरामीटर्स रिमेन सेम। ये अभी भी 135 ही रहेगा एंगल, और ये अभी भी कोलिनियर रहेंगे। ठीक है, तो मेरा जो अजम्पशन था कि z2 नीचे की तरफ है, दैट इज जस्ट वन सिनेरियो। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि ऊपर भी हो ये। ठीक है, इसलिए जब बेसिकली मॉड हटाएंगे तो आपको ±√2 आएगा। तो यहाँ पे एक सिनेरियो माइनस के साथ भी बनेगा, और माइनस के साथ बनेगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो गया तो क्या बनेगा? 3/2। अगर प्लस किया तो ये 3/2 हो रहा है, और इसको माइनस किया तो क्या हो रही है? 3/2 - 1 इज 1/2, राइट? और इसको अगर आप z2 स्क्वायर निकालेंगे, दिस विल बी √9/4 प्लस 1/4, इसका स्क्वायर यानी 10/4, 5/2, ये आंसर। ठीक है, समझ आया? सब बहुत ही अजीब अजीब से क्वेश्चन है, राइट? इसलिए प्लीज पैटर्न याद रखिएगा क्वेश्चंस का। ठीक है, ओके। उन्होंने लेकिन मिनिमम पूछा है, अगर नहीं पूछा तो आंसर हो सकता है। Okay, question number 68. Let z be a complex number such that z - 2 iota upon z + 2
देखिए क्वेश्चन 68 इज वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 70. करके देखेंगे क्वेश्चन 68 एक बार, प्लीज कीजिए. बी आपको चेक करना पड़ेगा. आई एम नॉट श्योर ऑफ द आंसर. डी. ओके. सिमिलर टू क्वेश्चन 70, राइट? ए. हमारे पास बड़ा पेंसिल नहीं है. हो गया डन. एक और क्वेश्चन देख ले. ओके, क्वेश्चन 67. लेट z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, z2 इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा. द सेट S एक सेट डिफाइंड है जिसमें बेसिकली एक फंक्शन डिफाइंड रहेगा. z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर z माइनस z1 होल स्क्वायर माइनस z माइनस z2 होल स्क्वायर इक्वल टू z1 माइनस z2 होल स्क्वायर. ओके, रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन. देखिए इसमें z1 z2 ऑलरेडी गिवन है. z आपको अज्यूम करना x प्लस आयोटा y, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा. बट मैं फिर भी करके दिखाऊंगा ये कैसे करना है. फंक्शन कैसे डिफाइंड है? z माइनस z1 होल स्क्वायर माइनस z माइनस z2 होल स्क्वायर इक्वल टू z1 माइनस z2 होल स्क्वायर. अब सब z1 z2 की वैल्यूज डाल देंगे. ठीक है, तो z की वैल्यू क्या डालूंगा मैं? x प्लस आयोटा y माइनस हाउ मच इज z1? 2 प्लस 3 आयोटा, राइट? सो माइनस 2 माइनस 3 आयोटा minus z is x plus iota y minus z2 is 3 plus 4 iota, यानी minus 3 minus 4 iota whole square. z1 is again 2 plus 3 iota minus 3 minus 4
आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मॉड होल स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा। ये मेरा है रियल पार्ट, सो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस ये इमेजिनरी पार्ट है y माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू दिस इज -1 यानी -1 होल स्क्वायर एंड दिस इज अगेन -1 होल स्क्वायर। इज दैट करेक्ट? कुछ गलती तो नहीं की मैंने, आई होप। यप, ओके। अब इसको एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने पे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आएगा और यहाँ पे नेगेटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर आएगा, तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो बचा है वो मैं लिखता हूँ 4 माइनस 4x प्लस 9 माइनस 6y, ये होगा -9 माइनस 6x हो जाएगा प्लस 6x, ये होगा -16 माइनस 8y हो जाएगा प्लस 8y इक्वल टू 1 + 1 2। समझ आया क्या कर रहा हूं मैं? कोई कंफ्यूजन है इसमें? ओके, सो दिस इज 2x, दिस इज 2y, दिस इज 4 + 9 इज 13। अच्छा, ये तो गया ऑलरेडी, -9 4 माइनस 16 इज -12 और वहां पे लेके गए तो प्लस 14 इक्वल टू 14। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा x प्लस वाई इक्वल टू 7। ये मेरा इक्वेशन आ गया। अच्छा, दो लीनियर x एंड y में तो किस चीज का इक्वेशन होगा? कौन से कर्व का होगा? मतलब लीनियर में एक ही कर्व है, स्ट्रेट लाइन, और कुछ है ही नहीं। बाकी सब में क्वाड्रेटिक आएगा ही, सर्कल हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो या पैराबोला, सब में एक क्वाड्रेटिक आएगा, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर या दोनों। अगर दोनों लीनियर है मतलब स्ट्रेट लाइन ही है। अब ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। स्ट्रेट लाइन विद द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इक्वल -18, हाइपरबोला विद एसेंट्रिसिटी 2, ये तो हटा दो, हाइपरबोला हटा दो, स्ट्रेट लाइन विद सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इक्वल 14। ठीक है, बेसिकली क्या पूछ रहा है कि ये भी जो स्ट्रेट लाइन है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में a प्लस बी अगर इंटरसेप्ट क्रिएट कर रहा है तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ रहा ऑप्शन। ठीक है, आपको इंटरसेप्ट फॉर्म याद है लाइन का? क्या होता है? x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, जो आप एलिप्स के लिए बोल रहे थे, ये वही है। ठीक है, लेकिन ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। क्या मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ? x अपॉन 7 प्लस वाई अपॉन 7 इक्वल टू 1, तो x इंटरसेप्ट 7 हुआ, y इंटरसेप्ट 7 हुआ, तो सम ऑफ इंटरसेप्ट क्या हुआ? 14। तो ऑप्शन डी। समझ आया? ओके, चलिए क्वेश्चन 66 देखते हैं। क्वेश्चन 66 कह रहा है लेट आर्ग्यूमेंट z रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ओके, इफ देन मैग्नीट्यूड ऑफ z इक्वल टू 3। इसका मतलब होता है ज्योमेट्रिकली इट्स अ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस। ठीक है, ज्योमेट्रिकली आप अपने दिमाग में रखें। और दूसरा कह रहा है आर्ग्यूमेंट, ओके नहीं, अब और दिमाग में नहीं रख सकता, बनाना ही पड़ेगा। z माइनस 1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 1 इक्वल टू π/4। ठीक है, देखिए आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, यहाँ पे आपको π/4 दिखता है। आपको पता है आर्ग्यूमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का करना हो तो tan ऑफ समथिंग रहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी कोऑर्डिनेट होगा। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, तो आप कोऑर्डिनेट में ये थीटा ले लो तो tan ऑफ y अपॉन x ही आपका आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, तो थीटा क्या आता है आर्ग्यूमेंट? tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ डीलिंग विद आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट जिस भी इक्वेशन में आएगा ना, और स्पेशली क्योंकि यहाँ पे π/4 है, LHS में tan आ जाएगा, tan इनवर्स आ जाएगा, तो यहाँ पे tan जाके 1 हो जाएगा।
आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी ना, लेकिन आप लोगों को मैंने बताया था ना कैसे वो काम करता है, थोड़ा सा बेसिक। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे tan थीटा इक्वल टू 1 है तो मैं थीटा की वैल्यू कैसे निकालूंगा? आपको याद है कि थीटा π/4 पे 1 होता है, ठीक है, वो क्योंकि याद है इसलिए ऐसा है। आइडियली ये होता है कि आप tan को इधर ले जाइए, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 होता है, ठीक है, देन यू राइट π/4। आपको बेसिकली ये वाला टेबल याद रखना होता है, बट ठीक है, हमारे लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है उसमें काम चल जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसे एक छोटा सा चैप्टर आएगा क्लास 12। बट एनीवेज, इसमें मैं आर्ग्यूमेंट को tan के साथ ही डील करूंगा, दैट इज मच इजियर टू डू। अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z-1, ठीक है, तो z को मैं लिख सकता हूं x प्लस आयोटा y -1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस 1 इक्वल टू π/4। ये समझ आ रहा है सबको? इसमें रियल पार्ट है x -1 और इमेजिनरी पार्ट है y। tan ये जो आर्ग्यूमेंट होता है ये क्या होता है? इमेजिनरी बाय रियल पार्ट y अपॉन x। ठीक है, सो इसको मैं tan इनवर्स के टर्म में लिख सकता हूँ आर्ग्यूमेंट को। थीटा तो tan इनवर्स के टर्म में लिखा जाता है, राइट? तो ये आर्ग्यूमेंट होगा y अपॉन x -1। ये जो मैंने कन्वर्जन किया आर्ग्यूमेंट का, ये सबको समझ आया? ये देखिए, ये वाला आर्ग्यूमेंट x प्लस आयोटा y -1 को मैंने tan इनवर्स y अपॉन x -1 लिखा। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? द एंगल द कॉम्प्लेक्स नंबर इज मेकिंग विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वही आर्ग्यूमेंट होता है। एंगल हमेशा थीटा में होगा, tan में तो होगा नहीं, तो tan इनवर्स ऑफ दिस रेशियो वो थीटा आएगा, ये एंगल की वैल्यू है। इसमें डाउट है किसी को? ओके, माइनस tan इनवर्स ऑफ, इसमें क्या आएगा? y अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू π/4। समझ आया क्या कर रहा हूँ? अच्छा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगेन इट्स अ फॉर्मूला फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ क्योंकि आप लोगों को ये पता नहीं है, इसलिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के मैं ये सॉल्व करूंगा, ये होगा tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 1 माइनस y अपॉन x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस y अपॉन x माइनस 1 इंटू y अपॉन x प्लस 1। प्लीज इफ यू आर एबल टू कोरिलेट, आपको समझ आया मैंने कैसे फॉर्मूला अप्लाई किया? ठीक है, ओके, अब और सिंप्लीफाई करते हैं। tan इनवर्स डिनोमिनेटर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा yx प्लस y माइनस yx माइनस माइनस प्लस प्लस y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू π/4। ये समझ आया? मैंने फटाफट इसको सॉल्व कर दिया, ऊपर वाले और नीचे वाले को सॉल्व करके डायरेक्टली लिख दिया मैंने। गॉट इट एवरीवन? ओके, अब जो tan इनवर्स है ना, अब मैं इसको RHS में लेके जा सकता हूँ क्योंकि अब सिंगल tan इनवर्स है। पहले क्या था, दो अलग अलग थे ना, तो उठा के मैं RHS में नहीं ले जा सकता था। अब क्योंकि कॉमन tan इनवर्स आ गया तो अब मैं RHS में ले जाऊंगा। तो tan ऑफ π/4 क्या बन जाएगा? 1। ओके, 1 बन गया तो डिनोमिनेटर को उठा के मैं उधर ले जा सकता हूँ RHS में, वैसे कि वैसे ही। प्लस yx माइनस yx कैंसिल हो गया, ये बना 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ये स्टेप समझ आया सबको? अब ये -2 को मैं RHS में लेके जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपको क्या दिख रहा है? स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन, नहीं सॉरी, जनरल इक्वेशन, नॉट स्टैंडर्ड, जनरल इक्वेशन। इसका सेंटर क्या है? 0 1, ठीक है। रेडियस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस ऑफ c, यानी माइनस ऑफ -1, यानी 1 प्लस 1 का रूट, यानी √2। ठीक है, तो मुझे सेकेंड जो कंडीशन दिया उसका एक कर्व मिल गया है। सवाल है कि दे इंटरसेक्ट। हाँ, ये जो ओरिजिनल था और ये जो आया वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स, नोवेयर। ओके, एट इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स।
ठीक है, हाउ डू वी फाइंड आउट? ड्रॉ दैट. मॉड ऑफ z इक्वल टू 3. इसका सेंटर क्या है? 0 0 और रेडियस है 3, समथिंग लाइक दिस. रेडियस 3 0 में लिख देता हूँ ऐसे. ठीक है, इसका सेंटर है 0 1, यानी ये 0 0 ये है तो 0 1 यहाँ पे कहीं पे होगा, राइट? और ये 0 3 होगा. दिस पॉइंट इज 0 3, रेडियस एंड हो रहा है वहाँ पे. ओके, तो 0 1 पे दूसरे सर्कल का सेंटर है और रेडियस कितना है? √2 कितना होता है? 1.414 अप्रोक्सीमेटली. तो मैं 1 से अगर 1.414 ऊपर जाता हूँ तो 2.414 होगा, तो 3 को रीच नहीं कर रहा हूँ. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यहाँ से इसका जो रेडियस होगा 1.414 यहाँ पे कहीं पे रीच हो रहा है, 3 से नीचे जा रहा है. 1 + 1.114 इज 2.414, जो 3 के नीचे आएगा. तो दूसरा सर्कल ना कुछ ऐसा दिखेगा. समझ आया? इसमें डाउट है किसी को? दूसरे सर्कल कैसा क्यों दिख रहा है? सेंटर 0 1 है, रेडियस 1.414 है, तो ऐसा दिख रहा है. 3 तक रीच ही नहीं कर रहा. तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करे? कितने पॉइंट्स पे? कहीं पे नहीं कर रहा. नोवेयर इज द आंसर. ठीक है, दे आर नॉट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बट दे आर स्टिल नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर. ओ गॉड, आप लोग सो गए ऑलमोस्ट. ओके ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. हाँ, इसका ऑप्शन सी है. ठीक है, ऑप्शन सी है. ठीक है, चलो लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. फिर से इंटरसेक्शन क्या आ गया यार? ठीक है, एनीवेज कैन वी मूव अहेड? इसको हटा दूं मैं? ओके. द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ z -4 + 3 iota 2. अच्छा, ये आसान क्वेश्चन है क्योंकि जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो पहले से पता है. इसमें देखिए, ये किसका इक्वेशन है? पहले ये बताइए. सर्कल सेंटर 4 3. ठीक है, रेडियस इज, थैंक गॉड, 4 3, रेडियस इज 2, कुछ ऐसा जाने दो, यही मान लो. ठीक है, अब दूसरा है मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ z -4 इक्वल टू 6. अब हाँ, ये इंफॉर्मेशन आपको पता नहीं होगा. ये भी एक एलिप्स का ही इक्वेशन है. ये जो है ये एलिप्स का इक्वेशन है. ठीक है, एंड हाउ टू रीड दिस इक्वेशन वो भी मैं आपको बता दूं. आपको बताया था एलिप्स ऐसा अंडे जैसे दिखता है, राइट? ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है. ये जो इंफॉर्मेशन है इट इज मेजर एक्सिस. ठीक है, और ये जो इनके साथ आपको एक एक कोऑर्डिनेट दिखेगा. इसके साथ 0 0 है, इसके साथ 4 नहीं, 4,0, दैट्स राइट. हाँ ठीक है, वो इसके वर्टिसेस होते हैं, फोकस होता है. आई एम सॉरी, इस साइड का फोकस और इस साइड का फोकस, रेडियस. ओके, एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, जो 6 होता है वो होता है मेजर एक्सिस, बड़ा वाला. ठीक है, और ईच कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जो कोऑर्डिनेट बैठा रहता है वो होता है इसके 2 फोकस, और रादर फोकाई, प्लूरल ऑफ फोकस. ठीक है, तो एक फोकस होगा ये विच इज 4 0. कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रीड करना आता है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, z -4 + 0 iota. ये सब मैं स्किप करते रहो क्योंकि ये सब ऑलरेडी हम सर्किल कर चुके हैं. ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट 4 0 है, तो दिस इज 1 फोकस, सेकंड फोकस इज 0 0. इसकी वजह से इसको हम लिख सकते हैं z -0 + 0 iota. ठीक है, तो एक फोकस ये है, एक फोकस 4 0, यानी एक फोकस मेरा यहाँ पे लाई करेगा और दूसरा कहाँ लाई करेगा? 4 0, इसी के हाइट पे. यहाँ पे दूसरा फोकस है. ठीक है, मेजर एक्सिस कितना है? यानी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस को और आगे जाके यहाँ पे कहीं पे कट करेगा. मतलब ये जो यहाँ का कटिंग पॉइंट है वो आगे से एक्स कहीं पे होगा. मेजर एक्सिस का रेडियस नहीं कहते उसको, वैल्यू ऑफ ए कहते हैं. ए इज मेजर एक्सिस. ये जो डिस्टेंस होता है इसको ए कहते हैं.
ठीक है। मेजर एक्सिस पूरा नहीं होता, आधा ही होता है, उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे इतना पता चल गया कि ये एक फोकस है, ये एक फोकस है, तो इसका जो सेंटर आएगा ये 2 0 पे आएगा। कैन यू गाइस रियलाइज दैट? ये एक फोकस आ गया, ये वाला पॉइंट, और दूसरा फोकस ये है, तो सेंटर कहाँ पे आएगा? बीच में एग्जैक्टली 2 0 पे। ठीक है, और सेंटर से मेरा मेजर एक्सिस अगर इस तरफ 6 है तो इस तरफ क्या पे आएगा? -4 0 पे। ठीक है, इस तरफ भी 6, तो ये मेरा कुछ ऐसा दिखेगा, एलिप्स। समझ आया? पक्का? ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये 6 से ऊपर जा नहीं सकता। 6 से ऊपर क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मेजर एक्सिस से छोटा होना चाहिए डिस्टेंस, क्योंकि ये माइनर एक्सिस है, ये वाला। ठीक है, तो ये डिस्टेंस 6 से ऊपर जाएगा नहीं, और क्योंकि ये 6 से ऊपर जाएगा नहीं ना, ये एलिप्स सर्कल के ऊपर से जाएगा ही नहीं, सर्कल के बीच से ही जाएगा। समझ आया? ओके, क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2। बस आप चाहे तो दोनों में एक्स एंड आयोटा वाई, इसमें एक्स एंड आयोटा वाई डाल के आपस में जो इक्वेशन बनेगा उसको भी सॉल्व कर सकते थे। दैट वाज आल्सो पॉसिबल। तो आपको क्वाड्रेटिक मिलता है एक्स एंड वाई के टर्म्स में, आपको 2 पॉइंट्स मिल जाते। बट आई थिंक ज्योमेट्रिकली इट वाज फार इजियर आपको, क्योंकि इसका आइडिया नहीं था, दैट्स व्हाई इट वाज न्यू फॉर यू। अदरवाइज ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, यहाँ की जगह माइनस होगा तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, इसको याद रखें। ठीक है, बहुत हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री। ठीक है, कभी भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, जितना क्वेश्चन करेंगे उतना अच्छा होगा इस चैप्टर का, उतना आपको एज मिलेगा ओवर अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि दिस इज नॉट अ वेरी फ्रीक्वेंटली डन चैप्टर, दैट्स व्हाई। पूरा पेज है, लेकिन वो सब ना बहुत ज़्यादा पुराने होते जा रहे हैं, इसलिए मैंने जितना हो क्लास में उतना किया। आप प्लीज़ घर पे ट्राई कीजिए इनको। हाँ, यहाँ तक है। ठीक है, ओके, क्लास खत्म नहीं हुई है बाय द वे, अभी 20 मिनट है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद मैट्रिक्स। बहुत आसान टॉपिक, ऐसा टॉपिक है, 12th का टॉपिक है बाय द वे। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद प्रीवियस चैप्टर्स, एकदम नया कॉन्सेप्ट है। तो अगर अभी तक आपको कुछ बेसिक जैसे अलजेब्रा वगैरह होगा, ये नहीं कि प्लस माइनस नहीं आएगा, वो सब रहेगा बेसिक चीज़ें, लेकिन इट्स अ कॉन्सेप्ट जो हम पहली बार सीखेंगे। एंड अगर आपके प्रीवियस 11th के जो टॉपिक्स है उसमें किसी में कुछ क्लैरिटी नहीं है या फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इट वोंट मैटर है, बिकॉज दिस इज समथिंग एब्सोल्युटली फ्रेश वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। आहो, नहीं, ये 12th के फर्स्ट पार्ट में होगा। ठीक है, मैट्रिक्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत सारे नंबर्स होंगे, उनको रो एंड कॉलम फॉर्म में अरेंज करने को ही मैट्रिक्स कहते हैं। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, आपने कितने रोज क्रिएट किए, कितने कॉलम्स क्रिएट किए, उस हिसाब से कितने एलिमेंट्स होंगे। इन नंबर्स को एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ m into n एलिमेंट्स इन n रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। कुछ हाई फाई फंदा नहीं है, एकदम सिंपल। आपको मैंने 10 नंबर दे दिया, कई बार होता है ना आपको बहुत सारी डेटा ट्रैक करना होता है, तो आप एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ट्रैक करने में आसानी होती है। दैट्स द बेसिक प्रीमाइस, नथिंग मोर। लेकिन इस पे ही उन्होंने पूरा चैप्टर बना दिया। डिटर्मिनेंट्स भी इस पे बेस्ड है बाय द वे। मैट्रिक्स समझ आएगा तो डिटर्मिनेंट्स आएगा। इनफैक्ट मैट्रिक्स के चैप्टर में भी हम कुछ डिटर्मिनेंट्स करेंगे। ठीक है, सो आप लोगों को याद है जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ही कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉड वैल्यू निकालने जाते थे तो क्या करते थे, एक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते थे, राइट। वैसे ही मैट्रिक्स को जब हम डिटर्मिनेंट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो एक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। देखिए मैट्रिक्स का ना, मैट्रिक्स इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। डिटर्मिनेंट होता है उन्हीं नंबर्स को यूज करके एक कैलकुलेशन करना एंड गेटिंग अ फाइनल सिंगल डिजिट नंबर, और नॉट सिंगल डिजिट आई शुड से, बट अ सिंगल नंबर टू रिप्रेजेंट दैट मैट्रिक्स। ठीक है, दैट इज डिटर्मिनेंट्स। ओके, सो
मेरे पास अगर m रोज है और n कॉलम्स हैं तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? m इंटू n। ये तो अंडरस्टैंडिंग है ना सबको? ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक है, दीज आर सम बेसिक टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो हम पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे जैसे इंटरेस्टिंग होगा वैसे स्पेशल मैट्रिसेस आएंगे, उसमें जान निकलती है। नहीं, जान नहीं निकलता है मुझसे, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपको 2-3 चीजें एक साथ याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, सो व्हाट इज अ रो मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ सिंगल रो प्रेजेंट हो। 1 2 नहीं, कॉमन नहीं होता, आई एम सॉरी। 1 2 3 दिस इज अ रो मैट्रिक्स, जस्ट अ सिंगल रो। ठीक है, 2 रोज भी नहीं हो सकते, सिंगल रो। एंड सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? सिंगल कॉलम। 3 4 5 3 एलिमेंट्स को मैंने कॉलम फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। ओके, व्हाट इज अ जीरो और नल मैट्रिक्स? एनी मैट्रिक्स जिसमें जीरो वैल्यूज हो, एनी मैट्रिक्स। रो भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। 0 0 0 0 जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को जब आप जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, 0। ऐड करेंगे तो नहीं, ऐड करेंगे तो जैसे अलजेब्रा में 0 ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स ही रह जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अलजेब्रा का चलता है वैसे ही चलेगा। ओके, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल दिखेगा जस्ट लाइक रो मैट्रिक्स, बट ये जरूरी नहीं कि एक ही रो, मल्टीपल रो भी हो सकता है। ये आपको जस्ट इंश्योर कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है नंबर ऑफ रोज से ज्यादा हो, तभी आपको हॉरिजॉन्टल दिखेगा, नहीं तो स्क्वायर दिखने लगेगा या फिर लंबा वाला रेक्टेंगल दिखेगा, यू नो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा है, नंबर ऑफ रोज जो है सिर्फ 2 है। ठीक है, समझ आया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स? अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल ऐसा है तो वर्टिकल कैसा होगा? सेम 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज ज्यादा है, कॉलम सिर्फ 2 है। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? रोज जितने कॉलम्स उतने इक्वल। ठीक है, इसी पेज में ना एक और टर्म हम समझ लेते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर मतलब क्या होता है? ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट करते हैं m/n से, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट्स इट। इसी को ऑर्डर कहते हैं। और मैट्रिक्स के नीचे, पूंछ के नीचे लिख देते हैं, जैसे कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, कॉलम्स 1:3, इसका ऑर्डर है। ठीक है, इसका 3:1, 3 रो है एक कॉलम में, इसका कितना होगा? 2:2, 2 रो 2 कॉलम। ओके, दिस इज 2 rows and 4 columns, 2:4. Is that fine? This is 4 rows and 2 columns, again 2 rows and 2 columns. ठीक है, जिसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो जाए उसको क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए मतलब मेरे रोज एंड कॉलम सेम हो गए। तो वैसे ऑर्डर्स को ना हम सिंपल एक नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें और ऐसे मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है, इसका मतलब दोनों ही 2 होगा। ठीक है, तो आप सीधा उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2:2 यू कैन जस्ट राइट 2। इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स और 2/2। ठीक है, ओके। अभी जब मैट्रिक्स का क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें एक वेरिएबल जो हम यूज करते हैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो बहुत फ्रीक्वेंटली दिखेगा आपको कि मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए ए एलिमेंट है, कैपिटल ए मैट्रिक्स की मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है और स्मॉल ए इसका है। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये क्या हो गया? ये मैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो A11 लिखा ना, इसका जो पहला वैल्यू है क्या है? इसका रो नंबर, सेकेंड वैल्यू है कॉलम नंबर। ठीक है, A12 क्या हो गया? पहले रो का दूसरा एलिमेंट, पहले रो का तीसरा एलिमेंट। समझ आ रहा है? पहले रो, दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट, तीसरे रो का तीसरा एलिमेंट।
ठीक है, तो अगर इसको मैं इन जनरल वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा ए आई जे, ठीक है, वेर आई इज रो नंबर एंड जे इज कॉलम नंबर, ठीक है। अब फिर से लेट मी गो बैक देयर, जब भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा आई की वैल्यू जे के बराबर होगी, नंबर ऑफ रोज वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। जब भी आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा तो कौन सा बड़ा होगा? नहीं, कॉलम्स बड़े होंगे हॉरिजॉन्टल में, यानी जे बड़ा होगा आई से, ठीक है। जे वुड बी ग्रेटर देन आई, नॉट इवन इक्वल टू, ग्रेटर ही होना पड़ेगा। सो जब आप डेफिनेशन में जाएंगे ना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स क्रिएटेड वेयर वैल्यू ऑफ जे इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ आई, दैट इज डेफिनेशन। ऑब्वियसली अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे आपको समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या कह रहे हो, जे आई क्या है, उसको ऐसे समझना ऑब्वियसली ज्यादा आसान है, बट स्टिल डेफिनेशन दिमाग में होना चाहिए। कई क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन फॉर्म में क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। अच्छा डेफिनेशन पढ़ा तो है, अगर समझ में भी नहीं आया तो बस लॉजिकली अप्रोच करके देखिए कैसा आपका मैट्रिक्स बना, ठीक है। सिमिलरली वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा? आई वुड बी ग्रेटर देन जी, ठीक है। रो मैट्रिक्स में आई की वैल्यू विल ऑलवेज बी 1, हमेशा एक ही रो होगा। कॉलम मैट्रिक्स में जे की वैल्यू हमेशा 1 होगा, आई की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। समझ आ रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है इसमें? ओके, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते और देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, अभी भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था हमने लास्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि जो आगे के क्वेश्चंस आने सब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आने वाले। स्क्वायर मैट्रिक्स में भर के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। डोंट वरी, इट्स नॉट डिफिकल्ट, आराम से हो जाएगा, जस्ट कि बहुत सारे हैं तो आपको रिपीट करके याद करना पड़ेगा। ओके, सो स्क्वायर मैट्रिक्स देख रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में ए आई आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स है ना, ये इसको बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। और ये ना इसी डायगोनल को, लेफ्ट टू राइट को ही बोलते हैं। यहां से जो ये वाला है इसको नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? अगेन बिकॉज ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहता है डायगोनल एलिमेंट्स का? जहां पे आई और जे आपस में बराबर हो जाए। समझ आया? आई और जे कहां पे बराबर होगा? ये वाला क्या होता है? A11 इफ यू रिमेंबर। ये 5 क्या होता है? A22। ये क्या होता है? A33। तो इन तीनों एलिमेंट्स में ये आई और जे बराबर हो रहे। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें हो जाएगा A31, तो ये आई और जे बराबर नहीं है। दैट्स व्हाई दीज आर नॉट डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम ही होता है, ठीक है। डोंट कंफ्यूज इट विद अदर्स। दूसरा वाला डायगोनल एलिमेंट नहीं होता, सिर्फ यही होता डायगोनल एलिमेंट। याद रहेगा सबको ये? पक्का? ओके। अब एक बार डायगोनल एलिमेंट्स आइडेंटिफाई हो गए, ये तो अब डायगोनल एलिमेंट को एज अ एक्सिस मान के मैं इसके ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स चेक करूंगा। ये देखिए, ये पोजीशन में जो एलिमेंट है इसको मैं A12 से रिप्रेजेंट करूंगा, और सिमिलरली इस पोजीशन में जो एलिमेंट है इसको मैं A21 से रिप्रेजेंट करूंगा, राइट। तो जहां पे ये ऑल्टरनेट हो जाता है ना, 1 2 का 2 1, उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब 2 और 1 आपस में कॉन्जुगेट पोजीशन पे, इस पोजीशन को कॉन्जुगेट कहते हैं। ये एलिमेंट्स यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो वैल्यू, ठीक है। ये पोजीशन कॉन्जुगेट है, सिमिलरली ये और ये पोजीशन कॉन्जुगेट है, सिमिलरली ये और ये पोजीशन कॉन्जुगेट है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला कॉन्जुगेट नहीं है। कॉम्प्लेक्स वाला कॉन्जुगेट याद है? प्लस आयोटा को माइनस आयोटा कर देते हैं हम, माइनस आयोटा को प्लस, दिस इज डिफरेंट। ये मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट है, ये पोजीशन को हम कॉन्जुगेट बोलते हैं, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स को अगर आप एक्सिस मान लेंगे तो उसके लेफ्ट राइट साइड के सेम पोजीशन और सिमिलर पोजीशन को या कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन को हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। याद रहेगा सबको? ओके। अगला जो टर्म है वो होता है ट्रेस। ट्रेस क्या होता है? ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके समेशन को ट्रेस बोलते हैं। इनको ऐड कर दो तो ट्रेस बन जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर
मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस वैल्यू होगा 1 + 5 + 2 यानी 8। ठीक है, समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ये सब टर्म्स कई बार क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि ट्रेस बताओ कितना है, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ये वैल्यूज हैं, तो इसलिए ये टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है, ये कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स है। कई बार मैट्रिक्स में भी कॉम्प्लेक्स नंबर घुसा देते हैं, घुसा देते हैं, उनकी मर्जी, जो मर्जी करे। तो उसमें दो टाइप के कॉन्जुगेट्स आ जाते हैं, एक मैट्रिक्स और एक कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इसलिए वो डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए कि किसका क्या है। गॉट इट? ओके, अब फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो गया, समझ आया ना, जिसके रोज कॉलम्स सेम होते हैं। हम मैक्सिमम जितने भी कोर्स होगा ना, सीबीएसई हो या जेई हो, 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डील करेंगे, या 2x2 या 3x3। 4x4 से हम डील ही नहीं करते, वैसे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का जो फर्दर हम बाइफर्केशन करते हैं वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, व्हाट इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? उसमें भी दो टाइप के होते हैं, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर। ये चीज याद रखना, एवरीथिंग इज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू डायगोनल। आपको अगर डायगोनल पता हो ना तो आप बाकी आराम से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ये जो डायगोनल है इसके अपर साइड में अगर वैल्यूज है तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर साइड में कुछ भी वैल्यू नहीं होना चाहिए, पूरा जीरो होना चाहिए। समझ आया? डायगोनल के ऊपर वैल्यूज है और नीचे जीरो है तो अपर ट्रायंगल, और डायगोनल्स के नीचे वैल्यूज है और ऊपर जीरो है तो लोअर ट्रायंगुलर। फिर से, अपर मतलब ऊपर के साइड वैल्यूज होने चाहिए, देन इट इज अपर। ऊपर के साइड A1 A12 A13 A23, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर। नीचे सारी जीरो है। ठीक है, ओके। और लोअर ट्रायंगुलर में क्या हो रहा है कि लोअर साइड में सारे वैल्यूज हैं, अपर सारे जीरो है। देखिए, समझ आया? और जो दूसरा कैटेगरी है डायगोनल मैट्रिक्स, सिर्फ डायगोनल में वैल्यू है, बाकी सारे ऊपर नीचे जीरो। समझ आया ना? बाय द वे ये डेफिनेशन आपको बता दो, होगी ये लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, आप एक चीज ध्यान दीजिए, अपर, अच्छा सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर से स्टार्ट करते हैं। ये पोजीशंस आपको देखा A12 A13 A23, इन पोजीशंस पे नोट कीजिए जो रो है ना वो कॉलम से छोटा है। रो 1 है, कॉलम 2 है, रो 1 है, कॉलम 3 है, रो 2 है, कॉलम 3 है। तो इसका डेफिनेशन होता है जहां पे I वैल्यू इज लेस देन, रादर उल्टा करते हैं, I वैल्यू इज ग्रेटर देन J, Aij जीरो हो जाता है। जहां पे I ग्रेटर देन J मतलब ये वाले पोजीशन, I ग्रेटर देन J वाले पोजीशन से वहां पे ये सब वैल्यू जीरो हो गए, दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिमिलरली जहां पे Ij वैल्यू I इज लेस देन J और वो वैल्यू जीरो हो गए तो वो लोअर ट्रायंगुलर। तो ये डेफिनेशन है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, कभी जरूरत पड़े तो आप लॉजिकली सोच के रख सकते हैं। आप बाय लुक्स याद रखिए, ऊपर की तरफ वैल्यूज है मतलब अपर ट्रायंगुलर, बट इंश्योर कीजिए नीचे जीरो हो। नीचे की तरफ वैल्यूज है तो लोअर ट्रायंगुलर, बट इंश्योर कीजिए ऊपर जीरो। डायगोनल में नीचे भी जीरो होगा, ऊपर भी जीरो होगा, याद रहेगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और देता हूं, कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूजन हो रहा है तो छोड़ देना सुनना, फिर और ध्यान मत देना। दिस इज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कभी कभी क्वेश्चन में काम आ सकता है। अपर ट्रायंगुलर समझ आ गया ना, नीचे जीरो होना जरूरी है। क्या ऊपर जीरो हो सकता है? हो सकता है। अपर ट्रायंगुलर का डेफिनेशन होता है कि नीचे जीरो हो, ये दैट इज द डेफिनेशन, कि नीचे वाले जीरो हो, ऊपर भी जीरो हो सकता है। ठीक है, इनफैक्ट डायगोनल भी जीरो हो सकता है। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अपर ट्रायंगुलर का डेफिनेशन है कि नीचे के वैल्यू जीरो, एज लॉन्ग एज नीचे के वैल्यू जीरोस हैं वो अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर के वैल्यू जीरो होने चाहिए, नीचे के भी जीरो हो सकते हैं। गॉट इट? लेकिन उस केस में ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों होगा, ये भी अपर भी होगा, लोअर भी होगा, दोनों। ठीक है, जस्ट कीप दैट इन माइंड। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या डायगोनल के वैल्यू जीरो हो सकते हैं? हो सकते हैं।
ठीक है, एज पर थ्योरी हो सकता है, क्वेश्चंस में ऐसा आएगा नहीं। अगर बाई चांस कुछ आ गया तो आ गया, बट जनरली आता नहीं है। बट थ्योरेटिकली डायगोनल मैट्रिक्स में जीरो हो सकता है। डेफिनेशन क्या है, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर जीरो होना चाहिए, तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद डायगोनल में क्या वैल्यू बैठा है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, लॉजिक समझ आया राइट? ओके, एक और चीज आपको इसमें बता देता हूं, और ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आएगा डायगोनल मैट्रिक्स में। आपको पता है डायगोनल जो एलिमेंट्स इसमें वैल्यूज होता है, जब तीनों वैल्यू सेम हो जाए, मान लीजिए तीनों वैल्यू 777 है डायगोनल में, तो उसको बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। याद रहेगा, जब तीनों वैल्यू सेम है तो उसको बोला जाता है कि स्केलर मैट्रिक्स। और अगर ये तीनों वैल्यू सेम होने के बाद तीनों वैल्यूज 1 हो जाए, मान लीजिए तीनों डायगोनल के वैल्यूज 1 हो जाए, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, एंड जैसे अलजेब्रा में 1 का जो बिहेवियर रहता है ना, नंबर 1 का, वैसे ही यूनिट मैट्रिक्स का बिहेवियर रहता है कि अगर आपने यूनिट मैट्रिक्स किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। जैसे 1 मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम नहीं होगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और प्रीवियसली हमने नल मैट्रिक्स पढ़ा था, उसको कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक एक बार मुझे देखने दो, इफ देयर इज एनीथिंग इन कंटिन्यूएशन। नहीं, नेक्स्ट टॉपिक हम कल करते हैं। ठीक है, बिकॉज ये इस वाले टॉपिक से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप आपने जो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, कैटेगरीज और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, वो समझ आया, याद रहेगा पक्का? ठीक है, मैट्रिक्स के जितने भी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप कभी घर जाके PDF खोलते भी हो तो 12th के फोल्डर में होगा ये। ठीक है, और आपको फिर 12th वाली बुक पार्ट 3 है शायद, वो लाना पड़ेगा। जस्ट इफ यू ओपन दैट एंड